नमस्कार दोस्तों, मैं अभियान सिविल सर्विसेज से पूजा सिंह बोल रही हूँ। देखिए दोस्तों, चूँकि अभी मुख्य परीक्षा के लिए बहुत कम दिन हैं और इन कम दिनों में भी आपकी रणनीति ऐसी हो कि आप कम समय में अधिक से अधिक जो है वो लाभ ले सकें, अधिक से अधिक जो है वो आप चीज़ों को पढ़ सकें और अच्छी तरीके से अपना पेपर दे सकें। घबराइए मत, चूँकि समय की जो असुविधा है, समय की जो कमी है वो सबके पास है और किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है। कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो जॉब में भी हैं, उन्हें छुट्टियां भी नहीं मिल रही हैं, तो इसलिए जो स्टूडेंट केवल तैयारी कर रहे हैं वो ये भी सोच सकते हैं कि जब वो अपने कम समय में निकाल कर तैयारी कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। अतः समय को आप अपने लिए बाधक ना बनाएं और पूरे लगन के साथ जितने भी दिन बचे हैं आप अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। और आपकी इस तैयारी में आपकी सहायता करने के लिए जो है मैं आपको कुछ जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स का प्रश्न आया था, बहुत से कई प्रश्न आए थे जिनका एक साथ मैंने नोट करके और बारी बारी से इनका मुझे आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है, तो आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि मुझे पता है एग्ज़ाम नज़दीक है और बहुत बड़ा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है अभी। तो जो पहला प्रश्न था स्टूडेंट्स का, जो मैंने आंसर राइटिंग चेक की है, उन्हें समझाया है, फिर भी उनके कुछ क्वेरीज थे, तो था कि प्रश्न लिखते समय जैसे आपके पास 20 प्रश्न है तो आप प्रश्नों का चयन कैसे करें। सभी जितने भी हैं वो लोग हैं जो भी आपको बताते हैं, निश्चित तौर पर यही आपको बताएंगे कि आप सबसे पहले जो आपको प्रश्न सबसे पहले आते हैं पहले आप उन्हें अटेम्प्ट करिए। यदि 20 प्रश्नों में से आपको 10 प्रश्नों के उत्तर सबसे अच्छी तरीके से आते हैं तो आप शुरुआत वहीं से करिए। और ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन आते हैं उन्हें आप करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। आपको जब आपको लगता है कि आप 10 प्रश्न आते हुए अच्छे कर लेते हैं तो वहाँ से अब आपको जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं वो धीरे 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 आपका दिमाग सक्रिय होने लगेगा और उन्हें भी करने का, आगे के प्रश्न करने का आपको आइडिया मिल जाएगा। पर यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन ही नहीं आते, या मान लीजिए दूसरा तीसरा आ रहा हो पर पहला क्वेश्चन ही नहीं आता या पहला दूसरा ही नहीं आता, तो आप वहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, उसे छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। पर आपको आंसर लिखना ही है और आपको वो बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है तो आप उसे सबसे लास्ट में मत लिखिएगा, मतलब अपने लास्ट वाले 10-15 मिनट में या लास्ट वाले आधे घंटे में मत लिखिएगा। उसको आप जो है वो 2 घंटे के बाद जो तीसरा घंटा लगता है उसमें आप सबसे पहले वो जैसा भी आ रहा है जो भी उसमें आपको लिखना है, अंततः आपको लिखना तो है आंसर, और तो आप उसे लिख दीजिए। क्योंकि जो सबसे लास्ट वाला उत्तर होता है वो आपका, मतलब जो आप स्टार्टिंग में लिखना शुरू करते हैं तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी बनती है, फिर धीरे 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 करते 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 एक तो राइटिंग खराब होना शुरू हो जाती है, दूसरा जो है वो आपके लास्ट में घबराहट में आप जो है ना वो उतनी चीज़ें जो आपको आती रहती है वो भी नहीं कर पाते हैं। और पहला जो आंसर है, पहला एग्जामिनर तो भाई आपके लास्ट पेज से खोलेगा नहीं, एग्जामिनर तो पहला ही पेज खोलेगा। इसलिए आप 2 घंटे अपने प्रश्न करने के बाद यदि आपका पहला दूसरा या स्टार्टिंग के पेज के जो उत्तर हैं वो आपने नहीं किया है, वो आपको अच्छे से नहीं आ रहा है, तो जैसा भी आ रहा है उसे सोच समझ के अच्छी राइटिंग में लिख लीजिए, साफ सुथरा। बस ये ज़रूरी था, क्योंकि इसे लास्ट में कभी मत लिखिएगा, ऐसा करने से आपका पहला पेज ही बहुत ख़राब लगेगा। दूसरा प्रश्न था शब्द सीमा का। देखिए, शब्द सीमा की जहाँ तक बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा जब से कराई जा रही है 2018 से, तो यहाँ पे ज़्यादातर ये देखा गया है कि कभी कभी 10 नंबर के क्वेश्चन में भी 3 पेज दे देते, कभी कभी 15 नंबर के क्वेश्चन में भी हमें 2 पेज मिलते हैं। तो जब हमें वहाँ पे भी पेज लिमिट नहीं होती तो आप अपनी शब्द सीमा का जो है वो से अपने उत्तर को सर्वश्रेष्ठ लिखने के लिए या श्रेष्ठ सबसे अच्छा लिखने की कोशिश करें, अपना बेस्ट देने के लिए। यदि आप 4-5 लाइन आगे बढ़ भी जाते हैं तो कोई शब्द सीमा से अगर आप 4-5 लाइन आगे बढ़ भी जाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी और भी मतलब। पर आप क्या है कि यदि आप 4-5 लाइन से 10 लाइन आगे बढ़ जाते हैं तो वहाँ पे
शायद इस वजह से दिक्कत ना हो कि वो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे तो बुरा प्रभाव पड़े, इस वजह से दिक्कत हो सकती है कि आगे आपके प्रश्न छूट जाएंगे, और अगर नहीं भी छूटेंगे ना तो आगे आने वाले प्रश्नों में आप अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाएंगे। आपने एक प्रश्न का उत्तर तो बहुत अच्छा दे दिया, तो एग्जाम अगर वो 10 नंबर का प्रश्न है तो एग्जामिनर 10 नंबर में से आपको कितना दे देगा, मतलब मैक्सिमम वो देगा भी ना तो 10 में से 8 दे देगा, उससे ज़्यादा वो नहीं देगा। आप चाहे उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ डाल दीजिए। इसलिए आप उसको बैलेंस लिखने की कोशिश करिए और शब्द सीमा से 2-4 लाइन आगे बढ़िए, उससे ज़्यादा नहीं। एक बात बहुत ज़्यादा है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी कॉपियाँ चेक करती हूँ, करने के बाद भी मैं बार बार उन्हें समझाती हूँ कि आप अनावश्यक तथ्यों को मत डालिए, पर बार बार मेरे पास ऐसी कॉपियाँ आती हैं जिसमें वो अनावश्यक तथ्यों को डालते ही हैं। मतलब यदि आपसे जो प्रश्न किया जा रहा है बस उस पर सीधे सीधे अंडरलाइन कीजिए और आप उसके बारे में ही लिखिए। अब यहाँ पे क्या है कि असहयोग आंदोलन से संबंधित आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसा कि अभी आईएएस के पेपर में मेंस के पेपर में एक प्रश्न आया कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के रचनात्मक कार्यों को दर्शाइए। ठीक, तो वहाँ पे हमें केवल उसके रचनात्मक कार्य को, गांधी जी के रचनात्मक कार्यों को बताना है। गांधी जी ने सारा क्या कर दिया था, असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या किया था, सारे मूवमेंट को नहीं दिखाना है हमें। यह असहयोग यहाँ पे जो मतलब मोस्टली स्टूडेंट ये करते हैं कि सबसे पहले तो वो असहयोग आंदोलन से ही शुरू कर देंगे, पहले मतलब एक पैराग्राफ तो बता देंगे असहयोग आंदोलन क्या है, फला है, ये है, वो है, सारा चीज़, फिर घुमाते घुमाते फिर वो आएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, लास्ट में एक पैराग्राफ में वो बताएंगे कि ये है। नहीं, आपको रचनात्मक कार्य से ही शुरू करना है। बस आप थोड़ी बहुत भूमिका, मतलब जैसे असहयोग आंदोलन कब हुआ था, ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, और वो करते हुए आपको सीधे रचनात्मक कार्यों पे पहुंचना है। आपको एक पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, तीसरे पैराग्राफ में या चौथे पैराग्राफ तक इसको बताना है, फिर लास्ट में तो आप थोड़ा सा उसके महत्व और निष्कर्ष भी तो पहुंचेंगे ना। तो इसलिए यदि आप अपना अनावश्यक तथ्यों से अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो उसे मत करिए। आप कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो है, जो आपको दिमाग में आते हैं वही लिखिए। अनावश्यक तथ्य वहाँ पे लिखे जाते हैं, बातों को वहाँ घुमाई फिराई जाती है जब आपके पास मेन बिंदु को लेकर कोई तथ्य ना हो। तो आपको मुख्य जो बिंदु हैं यदि उसके पता है तो प्लीज़ उसी पर जाइए, और 100% गारंटी है कि आपको तभी नंबर मिलेगा। हाँ, लोग पूछते हैं डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप, इसका प्रयोग करें ना करें, कितना करें, कैसे करें। तो ये भी मैंने कई कॉपियों में देखा है। जैसे मैं स्टूडेंट को सलाह देती हूँ कि कुछ आंसर आप जो है वो डायग्राम फॉर्मेट में लिखिए। जैसे कुछ लोग के प्रश्नों में उत्तर में बहुत नीरसता दिखती है, कंटेंट, मैं फिर अंदर पढ़ती हूँ तो उनके कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं पर उत्तर देखने में नीरस लगता है। तो चीज़ें देखिए, आप कंटेंट अच्छा डाल रहे हैं पर कंटेंट को, खाना आपने बहुत अच्छा बनाया है, सपोज आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है, पर अगर आप उस थाली को अट्रैक्टिव तरीके से प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, लोगों के सामने रख नहीं रही हैं, तो एपेटाइट नहीं, लोगों की भूख नहीं जगेगी। वैसे ही यदि आपने कंटेंट अच्छे डाले हैं पर उसको अच्छी तरीके से प्रस्तुत नहीं किया है ना, तो सामने वाले के अंदर भी इच्छा नहीं जागृत होगी अंदर झांकने की। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि चीज़ों को डायग्राम फॉर्मेट में लिखते हैं। क्या करते हैं, हम डायग्राम फॉर्मेट में लिखते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं। कभी कभी जो है वो हम कुछ डेटा डाल के उसे अंडरलाइन कर देते हैं। कुछ जो है वो क्या कहते हैं, कुछ ऐसे स्टैटिकल जो है वो डेटा वगैरह, कुछ जहाँ पे जैसे ज्योग्राफी में मैप की आवश्यकता है, ज्योग्राफी में डायग्राम की भी बहुत आवश्यकता पड़ती है, तो हम वहाँ पे उसे बना के एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। परंतु मैंने कुछ लोगों का आंसर देखा है कि वो अपने पूरे आंसर को ही डायग्राम फॉर्मेट में लिख देते हैं। मतलब जितने 20 क्वेश्चन हैं उनके बस ऐसे ऐसे लाइन खींचा, गोला बनाया, उसको डिवाइड किया, ऐसे करके। ऐसा करना तब उचित होता है जब आपके पास लास्ट के आधे घंटे में सपोज 7 से 8 क्वेश्चन के आंसर लिखने हो, आपके पास समय कम है, फटाफट आप डायग्राम फॉर्मेट में लिखेंगे। आप पॉइंट वाइज डालते जाएंगे, क्योंकि पॉइंट में लिखने में क्या होता है कि 2 लाइन के भी, 2 पैराग्राफ के बीच तारतम्यता नहीं बैठानी पड़ती है। हम पैराग्राफ में जब भी
किसी आंसर की राइटिंग करते हैं तो 2 पैराग्राफ के बीच हमें कनेक्टिविटी तारतम्यता बनानी पड़ती है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको पॉइंट में लिखना है तो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से बिल्कुल अलग हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लिखिए। तो इसलिए आप किसी भी चीज़ के अति मत कर दीजिए कि पता चला आप हर आंसर में, मतलब जहाँ ज़रूरत भी नहीं वहाँ भी डायग्राम आप घुसेड़ दिए हैं, घुसा दिए हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी आप जो है वो मैप घुसा दिए हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी आप जो है वो फ्लो चार्ट डाल रहे हैं। जहाँ आवश्यकता है, जो आवश्यकता है उसी के अनुसार काम करिए। देखिए, कुछ तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं, कुछ जो है विवेचनात्मक प्रश्न होते हैं, तो उन्हें आप पैराग्राफ में लिखेंगे तभी अच्छे लगेंगे। मैं आपको अपने अगले वीडियो में ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी कि देखिए क्वेश्चन कैसे हैं और उनके आंसर कैसे लिख रहे हैं, मतलब कहाँ पे हम जो है वो पॉइंट में लिख सकते हैं, कहाँ पे हम जो है वो पैराग्राफ में लिख सकते हैं, और तभी जो है वो अच्छा प्रभाव पड़ता है। हाँ, आप कुछ क्वेश्चन के आंसर कुछ 1-2 पैराग्राफ में लिख दिया, फिर आपने पॉइंट भी डाल दिया, तो ऐसा करने से थोड़ा बैलेंस बनाइए। किसी भी चीज़ की अति मत कर दीजिए कि सारे आंसर आपने पॉइंट में ही डाल दिए हैं, नहीं, सभी चीज़ों का सम्मिश्रण होना चाहिए, जैसा वो डिमांड करता है वैसा हम सप्लाई करेंगे। और डेटा का प्रयोग भी कितना करें उसकी भी अति नहीं करनी है कि आप सभी चीज़ पे डेटा ही डेटा नहीं, आप कुछ तथ्यों की भी जानकारी दीजिए, आप अपनी समझ भी वहाँ पे दिखाइए, आप कुछ कंक्लूजन भी दीजिए। डेटा ही, मतलब इतना ज़्यादा डेटा मत डाल दीजिए कि वो आपका आंसर नहीं डेटा लगेगा, ठीक है, मतलब ऐसा लगेगा कि आपने किसी विभाग से उठा के डेटा ही पूरा भर दिया है। और करंट से जोड़ना, जो आप स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम हर पेपर में, हर विषय में करंट से जोड़ना जो है वो उचित रहेगा, या तो उचित यहाँ पे तो बिल्कुल है कि अगर आप करंट से अपने आंसर को, मैं कह रही हूँ कि यदि आपसे आर्ट एंड कल्चर के भी कोई क्वेश्चन पूछता है और उसमें आप करंट से जोड़ के पूछता, फिर भी आप अगर किसी समसामयिक घटना से जोड़कर आंसर देते हैं तो वो तो बेस्ट होगा, उसका तो कोई जवाब नहीं है। और इसके लिए मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहती हूँ कि अभी बहुत से स्टूडेंट्स की कम तैयारी है, तो आप कोई भी जैसे 1 साल की मैगज़ीन उठा लीजिए, 7 से 8 महीने की उठा लीजिए आप, और 2 से 4 दिन का काम है। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो अभी भी 2 से 4 दिन का काम है, सारे नहीं, कुछ उसमें से फैक्ट्स होंगे जो करंट के इम्पॉर्टेंट होंगे आपके विषयवार। वैसे तो ये तैयारी जो है वो आपकी साल भर पहले से होनी चाहिए, नहीं तो कम से कम मेंस की तैयारी तक होनी ही चाहिए। फिर भी यदि आपने नहीं किया है तो 2-4 दिन में कुछ अच्छे से डेटा आप फर्स्ट सेकेंड पेपर के, आपको पता ही है क्या सिलेबस है आपका, उस हिसाब से निकाल के जो है वो या तो आप किसी अपने दीवार पे चार्ट पेपर लगा के और उस पर नोट करते जाइए, आँख के सामने पड़ेगा तो याद हो जाएगा, या तो किसी पेपर में नोट कर लीजिए। तो सब्जेक्ट वाइज जैसे फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर आप जैसे भी दे रहे हैं आप तुरंत रिवाइज कर लीजिए कि आप जैसे फर्स्ट पेपर के बाद आपको सेकंड पेपर के लिए जो है वो बीच में थोड़ा टाइम मिलता है, तो आप उन डेटा को जो है वो एक बार दिमाग में रख लेंगे तो आप जो है वो डाल सकते हैं। डेटा के आगे हमेशा लगभग लगाया, क्योंकि बहुत से ऐसे डेटा है भारत सरकार के हों या कहीं के भी, किसी भी मंत्रालय के हों, किसी भी इंस्टीट्यूट के हों, वो ज़्यादातर चेंज होते रहते हैं। तो अब आपने पता चला जो डेटा पढ़ा हुआ है, क्या पता अभी करेंटली उसमें चेंज हो गया हो कुछ, तो आप जो है वो, हाँ, एग्जैक्ट आप बता दीजिए कि हाँ फला फला समय की डेटा है, और फिर भी आप उसमें लगभग लगा दीजिए कि यदि आपसे कोई भी भूल चूक होती है तो वहाँ पे ऐसा ना हो कि आपने एग्जैक्टली डेटा लिखा है और वो गलत हो जाए, ठीक। और कुछ बातें हैं जैसे राइटिंग को लेकर कुछ स्टूडेंट बहुत भयभीत रहते, बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते कि अरे मेरी तो राइटिंग ही ख़राब है इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। देखिए, राइटिंग ख़राब होने से आपका सिलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, राइटिंग साफ़ सुथरी ना होने से, काट पीट ज़्यादा होने से सिलेक्शन का लेना देना है। अगर आप अपनी राइटिंग को जो है 2 लाइन के बीच में थोड़ी सी गैपिंग नहीं दे रहे हैं, 2 शब्दों के बीच में थोड़ी गैपिंग नहीं दे रहे हैं, या बहुत ज़्यादा मतलब गंदी कॉपी कर दे रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा गलत प्रभाव पड़ता है। यदि आपको कट लगाना है, कोशिश करिए कि ऐसा लिखिए कि कट लगाने की ज़रूरत ना पड़े, कहीं गलती ना हो। फिर भी यदि आपको कहीं कोई शब्द गलत हो जाता है, पूरी पूरी लाइन गलत हो जाती है, तो आप 1 कट लगाइए, सिर्फ 1 कट,
उसके अलावा मत कुछ भी करिए। सफाई का विशेष ध्यान दीजिए। आप अपने आंसर जो भी लिखे उसे साफ सुथरे तरीके से लिखें और अंत तक लिखें। देखिए एक बहुत मतलब मेरे ख्याल से इस रणनीति को अपनाया जाना बहुत अच्छा होता है निष्कर्ष को लेकर। देखिए कुछ प्रश्न हो जिसमें होते हैं जिनमें आपको निष्कर्ष की मतलब पूरी आवश्यकता होती है कि आपको निष्कर्ष के बिना आपका उत्तर एकदम अधूरा लगता है। परंतु कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें निष्कर्ष की बहुत आवश्यकता नहीं होती है, आपने पॉइंट में उत्तर लिख दिया है, बस वो सफिशिएंट है। फिर भी आपका मन करता है कि नहीं मैं सभी प्रश्नों में निष्कर्ष डालूं ही, मैं कुछ ना कुछ 2-3 और आप कर भी पा रहे हैं, ऐसा मतलब सक्षम भी हैं आप कुछ कंक्लूजन देने में। तो आप ऐसा ना करें कि अगर यदि आपके पास समय कम है तो आप क्या करिए कि अभी सारे प्रश्नों का जहाँ निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। लास्ट में जब आपके पास सारे प्रश्न अटेम्प्ट करने के बाद आपके पास 5 से 10 मिनट का समय बचता है, तो आप जिन जिन प्रश्नों में निष्कर्ष आपने नहीं डाले थे उनमें आप लास्ट में निष्कर्ष डाल दीजिए। इस रणनीति का पालन करने से आपको क्या है कि उत्तर नहीं छूटेंगे, क्योंकि आपने ये एडिशनल किया है, जहाँ पे निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं थी बाद में आपने डाला है, तो ये आपको एक प्लस पॉइंट देता है। पर आप पता चला जहाँ जरूरत नहीं थी वहाँ पे भी आपने निष्कर्ष डाला और उस चक्कर में आपके 1-2 आंसर छूट गए, तो वहाँ पे फिर गड़बड़ हो सकती है। इसलिए जो मैंने मेरे अपने अनुभव से और जो स्टूडेंट जिन कॉपियाँ चेक करने से जो मुझे अनुभव मिलता है, मैंने उसी ये सारे विषय आपसे जो है वो मैंने डिस्कस किए हैं। यदि आपकी कुछ और क्वेरीज है, कुछ और पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है कुछ प्रश्न हैं उन्हें सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। धन्यवाद।